आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको भारत की दो तस्वीरें दिखाएंगे। आप एक ही देश में रहते हैं, लेकिन वहां की दो तस्वीर। एक तस्वीर जहां सुदूर गांवों की महिलाएं पानी लाने के लिए एक महीने में कम से कम 150 किलोमीटर पैदल चलती हैं। पानी लाना एक बड़ा संघर्ष है वहां पर। और दूसरी तस्वीर में आप एक सरकारी अधिकारी को देखेंगे जिसका मोबाइल फोन एक जलाशय में गलती से गिर गया और उसने अपने इस फोन को पानी के अंदर से निकालने के लिए इस जलाशय से 21 लाख लीटर पानी बाहर निकाल दिया। एक तरफ वो महिलाएं देखिए जो सूखे कुएं तक पहुंचने के लिए एक महीने में कम से कम 150 किलोमीटर पैदल चलती है, और दूसरी तरफ ये जलाशय देखिए पानी से भरा हुआ है। लाखों लीटर पानी इसके अंदर है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी का क्योंकि मोबाइल इसमें से गिर गया था, इसलिए इस पानी को बाहर निकाल दिया गया। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का है, जो रायपुर से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। कांकेर जिले में 20 मीटर ऊंचा एक बहुत बड़ा बांध है जिसे खेरकट्टा डैम कहते हैं, और इस बांध के जलाशय में जो पानी जमा करके रखा जाता है उसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए यानी खेती बाड़ी के लिए किया जाता है। लेकिन पिछले 3 दिनों में इस जलाशय के सबसे बड़े ओवरफ्लो टैंक से 21 लाख लीटर पानी बाहर निकालकर बर्बाद कर दिया गया है। और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इस ओवरफ्लो टैंक में कांकेर जिले के एक ब्लॉक के एक फूड इंस्पेक्टर का मोबाइल फोन गिर गया था। इस फूड इंस्पेक्टर का नाम आपको जरूर जानना चाहिए। इनका नाम है राजेश बिस्वास, जिनकी फोटो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। एकदम हीरो जैसे लगते हैं ये। और ये उस दिन छुट्टी मनाने के लिए इस जलाशय पर आए थे, क्योंकि ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। लेकिन जिस टैंक में इस फूड इंस्पेक्टर का महंगा मोबाइल फोन गिरा, वहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। वहां कोई बड़ा सरकारी अधिकारी ही जा सकता है। लेकिन ये अपने बड़े पद का दुरुपयोग करके किसी तरह से वहां पहुंच गए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब ये इस टैंक के पास पहुंचकर अपने महंगे मोबाइल फोन से एक रील बना रहे थे, तभी गलती से इनका मोबाइल फोन टैंक में गिर गया। और इसके बाद ये फूड इंस्पेक्टर इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले बांध के इस ओवरफ्लो टैंक को लगभग खाली करा दिया, क्योंकि उन्हें इसमें से अपना मोबाइल फोन निकालना था। जो मोबाइल फोन इस टैंक में गिरा वो लगभग 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन था। उसकी कीमत अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊं आपको तो 96,000 रुपए के आसपास की कीमत है इस मोबाइल फोन की, यानी आप लगभग 1 लाख रुपए का मान लीजिए। और इस फूड इंस्पेक्टर की जो तनख्वाह है वो प्रति माह 40,000 रुपए से भी कम है। 40,000 से थोड़ी सी कम है। तो पहले तो ये देख लीजिए, सरकारी अधिकारी हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं, तनख्वाह है 40,000 रुपया महीना, लेकिन मोबाइल फोन रखते हैं 1 लाख रुपए का, यानी इनके 2 महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा का इनका मोबाइल फोन है। इसके पास 1 लाख रुपए का यह फोन था, और इस फोन के लिए उन्होंने 21 लाख लीटर पानी इस टैंक से बाहर निकलकर बर्बाद कर दिया। इस 21 लाख लीटर पानी से 1,500 एकड़ जमीन पर फैले खेतों में सिंचाई हो सकती थी। यह पानी इतना था कि इससे लगभग 5.5 लाख लोगों की प्यास बुझ सकती थी। इस पानी को निकालने के लिए 30 हॉर्स पावर की पंपिंग मशीन्स लगाई गई, और इस पर भी हजारों रुपए का खर्चा आया होगा। और पूरे 3 दिन तक जब ये मशीनें चलती रहीं, तब लाखों लीटर पानी निकालने के बाद इस फूड इंस्पेक्टर का ये महंगा फोन उसे मिल गया। अब आपको दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी नए संसद भवन पर चल रहे सबसे बड़े विवाद पर सबसे बड़ा विश्लेषण दिखाएंगे। और इस विश्लेषण की शुरुआत हम उन तस्वीरों से आज करना चाहते हैं जो वर्ष 2014 की हैं, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर मौजूदा संसद भवन में पहली बार उन्होंने प्रवेश किया था। और तब उन्होंने इस संसद भवन में प्रवेश करते हुए इसकी सीढ़ियों पर अपना माथा टेक कर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। ये तस्वीरें आप याद कीजिए। तस्वीरें हैं 20 मई 2014 की, जब संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी के संसदीय दल की बैठक थी। और इस बैठक में तब नरेंद्र मोदी भाषण देते हुए भी काफी भावुक हो गए। ये तो पुराने संसद भवन की बात थी। अब आपको भारत के नए ब्रांड न्यू
संसद भवन की पहली झलक दिखाते हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को करेंगे। और ये ऐसी तस्वीर है जिन्हें देखकर आपका सीना आज गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और ये तस्वीरें भी आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की हैं। इन तस्वीरों को देखकर आज देश का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। आप खुद सोचिए, इतने भव्य संसद भवन को देखकर हमारे देश का ऐसा कौन सा नागरिक होगा जो दुखी हो जाएगा, जिसे ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन हमारे देश की राजनीति अब इतनी गंदी हो चुकी है कि नए संसद भवन को भी इससे दूषित करने की पूरी कोशिश हो रही है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इस राजनीति के लिए कुछ नेता भारत की न्यायिक व्यवस्था और अदालतों का भी दुरुपयोग करने लगे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में उस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई थी कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन के मामले में हस्तक्षेप करे और सुनिश्चित करे कि इस भवन का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं। और इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में ही खारिज कर दिया। अदालत की तरफ से 4 अहम बातें इस याचिका पर कही गई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, ये जनहित याचिका हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसी याचिका है जिसमें किसी और का हित है, जनहित नहीं है, किसी और का हित है। सोचिए आप, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे पता है कि यह याचिका किस मंशा से दायर की गई है। तीसरा, सरकार की नीतिगत फैसलों में दखल देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और चौथी बात, अगर इस तरह की याचिका दोबारा दायर हुई तो सुप्रीम कोर्ट इस पर उचित कार्रवाई करेगा और ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में ही याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। लेकिन एक तथ्य यह भी है, इस याचिका को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट ही क्यों किया और इस याचिका को सुनवाई के योग्य ही सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना, इस पर इतना समय भी सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। असल में यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसे तत्काल सुनवाई के लिए मेंशन किया गया और फिर आज इस पर सुनवाई भी हुई। हालांकि अच्छी बात है कि इसे खारिज कर दिया गया, लेकिन क्यों? सुप्रीम कोर्ट को अपना समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 68,310 मामले पहले से लंबित हैं। लंबी वेटिंग लाइन लगी हुई है, लिस्ट लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत कुल मिलाकर 34 जज हैं। यानी इस हिसाब से मौजूदा समय में अदालत के हर जज पर पहले से ही लगभग 2000 मामले लंबित हैं। और इन 68,000 मामलों में से लगभग 4,500 मामले तो ऐसे हैं जो 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सोचिए, आज अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के बजाय इन 68,000 में से किसी मामले पर सुनवाई करता तो कितना अच्छा होता। शायद किसी आम आदमी को न्याय मिल जाता। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमारी अदालतें गलत हैं या सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला लिया है। सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमारे देश में अदालतों का दुरुपयोग राजनीति के लिए हो रहा है और अदालतों में अब एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जिसमें कुछ खास लोग राजनीतिक मामलों में तुरंत सुनवाई के लिए याचिका दायर करते हैं और वो याचिकाएं तुरंत मंजूर भी हो जाती हैं। और हमारे देश में जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हों, बड़े बड़े नेता हों, जितने वीवीआईपीज हैं, उनके मामलों को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुन लिया जाता है। लेकिन आप अपनी किस्मत आजमा कर देख लीजिए, कल्पना कीजिए, आज अगर कोई साधारण व्यक्ति किसी मामले में जमानत के लिए या किसी दूसरे मुद्दे पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाए, उस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग करे, तो क्या ऐसे मामले में अदालत तत्काल सुनवाई करेगी? आज कोई छात्र का परिवार उसके इम्तिहान में हुई किसी गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और कहे कि माय लॉर्ड तुरंत मेरी सुनवाई कीजिए, तो क्या यह होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कल हमने आपको बताया था कि जो मौजूदा संसद भवन अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है, उसके उद्घाटन में जाने वाले पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री बने और आज राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी अगला प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और वो नए संसद भवन का विरोध कर रहे हैं। तो कल हमारा जो पॉइंट था आपके सामने वो ये था कि मोतीलाल नेहरू तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संसद में भी उद्घाटन समारोह में खुशी खुशी हिस्सा लेने के लिए चले गए थे और आज राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी भारत की अपनी संसद भवन में भी नहीं जाना चाहते, वो उसका भी बहिष्कार करना चाहते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी मौजूदा संसद भवन में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए बम फेंकने वाले असली क्रांतिकारियों का क्या हुआ? आज जिस संसद भवन को आप जानते हैं, उसी के इतिहास के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मोतीलाल नेहरू तो इसके उद्घाटन समारोह में गए थे शामिल होने के लिए, और उस जश्न में वो शामिल हुए थे। लेकिन उसके कुछ ही वर्षों के बाद शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इसी संसद भवन में बम फेंका था, और भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी की सजा हो गई थी। और उनके जो साथी थे बटुकेश्वर दत्त की यह स्थिति कर दी गई कि जिस आजाद भारत का वो सपना देखते थे, उसी आजाद भारत में उन्हें एक मजदूर बनाकर रख दिया गया और उन्हें एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी में मजदूरी करनी पड़ी। वर्तमान संसद भवन में अपने क्रांतिकारी साथी भगत सिंह के साथ बम फेंका था। इस घटना के दौरान तब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित मोतीलाल नेहरू भी बैठे हुए थे। लेकिन उस समय इन दोनों का किसी ने साथ नहीं दिया और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम धमाका करने के बाद खुद को अंग्रेजों के हवाले सरेंडर कर दिया था। इसके बाद जब वर्ष 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई और बटुकेश्वर दत्त को अंडमान की सेलुलर जेल में काला पानी की सजा काटने के लिए भेज दिया गया। काला पानी की इस भयानक सजा के दौरान बटुकेश्वर दत्त पर बहुत जुल्म हुए, लेकिन वो इन सारे जुल्मों को भारत की आजादी के लिए सहते रहे, इस सपने के साथ कि एक दिन भारत आजाद होगा। और इसी बीच उन्हें टीबी की बीमारी हो गई। लेकिन बटुकेश्वर दत्त आजादी के प्रति इतने दीवाने थे कि उन्होंने वर्ष 1942 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया और इस दौरान वो गिरफ्तार भी हुए। बटुकेश्वर दत्त जिस भारत की आजादी के लिए इन यातनाओं से गुजर रहे थे, वो आजादी जब इस देश को मिली तब बटुकेश्वर दत्त को कुछ नहीं मिला। इसके बाद बटुकेश्वर दत्त गुमनामी का और गरीबी का जीवन जीने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि बिहार में जब एक सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया तो इसके लिए भी उनसे ये प्रमाण पत्र मांगा गया कि ये साबित कीजिए कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये घटना बटुकेश्वर दत्त, ऐसा कहा जाता है, कभी भूल नहीं पाए। और फिर वर्ष 1962 के बाद जब कुछ सरकारों ने उनके लिए कुछ करने के बारे में सोचा भी, तब तक वो बहुत बीमार हो चुके थे और इसके बाद वर्ष 1965 में उनका निधन हो गया।